गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात सुप्रभात। आज हम नौका विहार के चौथे, पाँचवें और छठे पदों की व्याख्या और कविता में कठिन शब्द इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, प्रिय बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उपयोगी वीडियोस आपको मिलते रहें। आइए हम दिनकर की रचना नौका विहार, जो उनके काव्य ग्रंथ गुंजन में संग्रहित है, के चौथे पद की ओर चलते हैं। चौथे पद को देखते हैं। चौथे पद में दिनकर ने लिखा है कि पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष्णकोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटपमार, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नवनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धरा में एक द्वीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। छाया की को बिलोक, छाया की को बिलोक। कवि पंत ने प्रस्तुत कविता के इस भाग में कहा है कि नौका विहार करते करते हमारी नौका अब धारा के बीच में आ गई है। इसके पहले मैं आपको कठिन शब्दों का बता दूं। चपला शब्द का अर्थ यहाँ पे नाव से है और कगार का अर्थ किनारा से है। कृष्ण मतलब छीड़काय, दुबला या पतला। भ्रू माने भ्रू रेखा मतलब भौहें। अराल मतलब टेढ़ी या तिरछी। और प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। विहग माने पक्षी। उर का अर्थ है हृदय। तो आइए हम इसके व्याख्या को देखते हैं। प्रसंग आप इसका इस प्रकार लिखेंगे कि चांदनी रात में, यहाँ चांदनी रात में गंगा और उसके समीपस्थ, उसके आसपास प्राकृतिक सुषमा का मनोहारी चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। व्याख्या। कवि ने कहा है, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। अर्थात जब हमारी नौका धारा के बीच में अथाह जल में पहुँचती है तो उसकी हमारी दृष्टि से चांदनी के प्रकाश से चमकते जो रेतीले किनारे थे, तट थे, वे दोनों तरफ के तट हमारे आँखों से, हमारी दृष्टि से अब ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। और कवि ने कहा है कि दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अर्थात जब हमारी नौका बीच धारा में पहुंचती है तो उसके जो दोनों किनारे हैं, वे दोनों किनारे दो बाहों के समान प्रतीत होते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्षीरधारा के रूप में, दुबली पतली क्षीरधारा, गंगा क्षीरधारा नायिका के रूप में, दुबली पतली नायिका के रूप में उसका जो कोमल शरीर है, वह तट रूपी दोनों बाहें उसको अपने आलिंगनबद्ध करने के लिए अधीर हो रहे हैं, अर्थात अपने धैर्य को खो रहे हैं। आगे कवि ने कहा है, अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभनील नयन विशाल। अर्थात अत्यधिक दूरी पे क्षितिज पे जो वृक्षों के जो समूह थे, वह अपनी एकटक अर्थात टकटकी बांधे पृथ्वी की छटा को देख रहे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि वह नीले आकाश के अपलक अर्थात एकटक पृथ्वी की छटा को, पृथ्वी के शोभा को देख रहे थे, निहार रहे थे। और निहारते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि वे आकाश के नीलवर्णी विशाल, मतलब नीले रंग के विशाल आँखों के तिरछे अर्थात टेढ़ी भौहों के समान प्रतीत हो रहे थे।
तिरछे भौहों के समान, अर्थात उनकी तिरछी आंखें पृथ्वी की छटा को निहार रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आगे कवि ने कहा है कि माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धरा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। और गंगा में एक छोटा सा द्वीप भी दिखाई दे रहा था, जिससे गंगा की धारा टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाया करती थी। लिखा है कवि ने उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, अर्थात उस धारा को उसी दिशा में, उर्मिल का लहरों से युक्त धारा को वह द्वीप वापस उसी दिशा में, प्रतीक मतलब उल्टा उसी दिशा में भेज दे रहा था। और वह द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माँ के हृदय से चिपक कर कोई छोटा सा बालक सोया हुआ हो। और इस पद के अंत में कवि ने लिखा है कि वह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को बिलो। अर्थात वह विहग, वह पक्षी कौन है? क्या वह चकवा पक्षी तो नहीं है जो अपनी चकवी को खोजता फिर रहा है और जल में अपनी ही छाया को देखकर वह अपने विरह वेदना को मिटाने के लिए जल के ऊपर से उड़ता चला जा रहा है। अर्थात जल में जो उसकी छाया दिखाई दे रही है, उस छाया को वह चकवा पक्षी अपनी चकवी पक्षी तो नहीं समझ बैठा है, इसलिए अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए जल के ऊपर से उड़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको चौथे पद की व्याख्या बताई। प्रकृति का सजीव चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। भाषा इसमें संस्कृत निष्ठ है। अलंकार में रूपक, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण, रस, श्रृंगार है। इस प्रकार से व्याख्या मैंने आपको बताई। आइए अब पाँचवें पद की ओर चलते हैं। पाँचवें पद में कवि ने लिखा है कि पतवार घूमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार, डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तारहार, चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। यहाँ पर प्रथम शब्द का अर्थ होता है अत्यंत क्षीण या हल्का। करतल का अर्थ होता है हथेली से, मुक्ताफल मतलब मोती से है, और फेनस्फार का अर्थ होता है बहुत अधिक झाग। रश्मि का अर्थ होता है किरणें, लतिका मतलब लताएं, शशि का अर्थ चंद्रमा, उडु का अर्थ होता है तारे या नक्षत्र। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पतवार घूमा अप्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। अर्थात जैसे ही हमारी नौका बीच धारा में पहुंचती है, बीच धारा में पहुंचकर अथाह जल में हो जाती है, तो वहाँ पे हमारी नौका का भार अत्यधिक कम हो जाता है। और यह वैज्ञानिक सत्य भी है कि अत्यधिक द्रव में तैरने वाली वस्तु का भार कम हो जाता है। चूँकि जब नौका किनारे पर थी तो उसका भार अत्यधिक था, लेकिन जैसे जैसे नौका बीच जलधारा में पहुंचती है तो उसका भार बढ़ जाता है और हल्का हो जाता है। और कवि ने कहा है पतवार घुमा, और पतवार घुमाकर हमने नौका को धारा के विपरीत मोड़ दिया। और पतवार घुमाने के डाणों को चलाने से कवि ने लिखा है कि डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तारहार। अर्थात डाणों के चलाने से अत्यधिक झाग उत्पन्न हो रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था डाणों रूपी हथेली, डाण रूपी हथेली झाग रूपी मोती के समान तारों के हार को तोड़कर जल में बिखराती हुई चल रही है। और आगे कवि ने लिखा है चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल। अर्थात जल जब चल रहा था तो पतवारों के संचालन से जो लहरें जल में उठती हुई दिखाई दे रही थी, वह चांदी के सापों के समान नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। आगे चांदी के समान सापों के समान रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। और लहरों की चंचलता के कारण चंद्रमा की जो किरणें हैं वह नाचती प्रतीत हो रही थी। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो जल में अनगिनत तरल सरल रेखाएं, अर्थात अनगिनत सीधी रेखाएं जल में खिंच गई हों। आगे कवि ने कहा है
कि लहरों की लतिकाओं में खिलखिल, सौ सौ शशि सौ सौ उडु झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अर्थात लहर रूपी लहरों और झागों से जो झिलमिलाता चंद्रमा है, लहरों और झाग लहर में जब लहरों में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वह एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा की भांति और एक एक तारे नक्षत्र सौ सौ तारों नक्षत्र की भांति दिखाई दे रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि सुशोभित होकर ऐसे अपनी शोभा को प्राप्त हो रहे थे, जैसे मानो कि लहर रूपी बेलें जल में फूल उठी हों। तो लिखा कवि ने, फैले फूले जल में फेनिल, अर्थात उनकी जो शोभा है, सुषमा है, वह जल में बेलें अर्थात लताएँ फल फूल उठी हों। और आगे अंत में इस पद के अंत में कवि ने कहा है कि अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। अर्थात अब सरिता का मतलब नदी का जो प्रवाह है, अब धीरे धीरे वह अपेक्षाकृत उसका पानी कम होने लगा और हम कहते हैं कि धारा के बीच से निकालकर अपनी नौका किनारे की ओर कवि ले जा रहा है। जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जल उथला होता चला जाता है, अर्थात जल की जो गति है अपेक्षाकृत कम होती चली जाती है। तब हम एक लग्गी अर्थात एक बाँस से जल की गहराई का अनुमान लगाते हैं और हम आनंद और उत्साह के साथ घाट की ओर आगे बढ़ने लगे। तो इस प्रकार से इस पद में कवि ने आकाश में एक ही चंद्रमा है, किंतु वह अपने बिंब योजना से अनेक सौ चंद्रमाओं को दिखाया। और बुलबुलों के रूप में, जो बुलबुलें हैं, जल में उठे बुलबुलें हैं, उनमें चंद्रमा की कई बिंब उभर कर आते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने चंद्रमा, तारे और जल के में डालों चलने से जो पैदा झाग हो रहा है, इनको लेकर कवि ने बड़ी ही सुंदर रचना लिखी है। और भाषा यहाँ पे भी संस्कृत निष्ठ हिंदी है, रस यहाँ पर शांत है, छंद मुक्तक है और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है। इस प्रकार से अंतिम एक पद और रह गया है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अब तक के लिए धन्यवाद।